Good evening. Welcome back to Living the Law of One. Sorry, I've been busy parceling Chintamani stones and the like, of course. So now coming to अभी हम लोगों ने अब तक जो बात की थी लिविंग द लॉ ऑफ वन में कार्ला हमें पोलैरिटी के बारे में बता रही थी और पोलैरिटी के बारे में समझाने के बाद उसने हमें और कुओ ने हमें सर्विस टू अदर्स के बारे में बताया और उसने ये भी कहा कि अगर आप सर्विस टू सेल्फ की तरफ चुनते हैं आपका रास्ता तो ये किताब आपके लिए नहीं है। आपको सर्विस टू अदर्स अगर करना हो तो आप आगे पढ़ें। तो उसके बाद जो हमने पढ़ा उसके आगे वो कहती है कि अब जब आपने ये चुनाव कर लिया है कि आपने दूसरों की सेवा करनी है, तब आपकी ज़िंदगी का जो खेल है, ये जो गेम बोर्ड है, वो खेल आपका शुरू होता है, वो है आपकी पहली चाल। और आपकी पूरी ज़िंदगी जब तक कि आप इस धरती पर हैं, अब इसी रास्ते पर होनी चाहिए। मतलब आपने ये चुनाव करके ये फैसला किया है आपकी सोल के साथ या हायर सेल्फ के साथ कि अब मेरी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा में बीते। और जब आप दूसरों की सेवा के रास्ते पर नैतिक फैसले लेते हैं, नैतिकता के हिसाब से फैसले लेते हैं, तो ये फैसले सिर्फ कर्म में नहीं होते, क्योंकि कर्म मतलब जो सामने दिखता है करना, उसमें नहीं होते, ये आपकी सोच और आपकी वाणी में भी होते। तो जब आप ये फैसला करते हैं और यहाँ पर आकर अगर आपने कोई गलती कर दी और आपने कोई ऐसा फैसला किया जिसमें आप अपनी सेवा की तरफ या रास्ते की तरफ मुड़े, तो यहाँ पर आपको अपनी दूसरों की सेवा के रास्ते पर जो आपका सफर है वो दोबारा शुरुआत से शुरू करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब वो कहती है ये, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है, लेकिन 51%, और मैंने किसी और किताब में पढ़ा था कि 60% सर्विस टू अदर्स होना चाहिए और 40% सर्विस टू सेल्फ। लेकिन यहाँ पर रा ने जैसे हमें बताया है और कुओ ने बताया है कि 51% सर्विस टू अदर्स होना चाहिए, 49% आपका अपना भी है। तो वहाँ पर आप अगर अपने लिए कोई फैसला करते हैं तो ये बहुत ही ग्रे एरिया है जिसमें अ, जब आप अपने लिए फैसला करते हैं तो उसे उसके बारे में वो आगे क्या कहती है हम पढ़ते हैं, क्योंकि इस बारे में रिसेंटली एक डिस्कशन हुआ था पा के साथ, जिसमें अ, एक ये बात हुई थी कि ग्रे एरियाज होते हैं जिसमें मेरे ख्याल से इससे पहले वाले सेशन में नहीं, मेरे ख्याल शायद प्लैनेट ऑफ चॉइस में, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये इस बारे में बात हुई थी कि जब हम कोई फैसला करते हैं, कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं, तो वो किस हद तक नैतिक है, सही है, इसका फैसला बस ऐसे नहीं कर सकते, अरे तुमने ये अपने लिए किया तो ये तो सर्विस टू सेल्फ है। उसके पीछे की वजह देखनी होती है, उससे किसका, आप दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं या अपनी सेवा बीच में समझो अपने लिए आपको कोई फैसला करना पड़ता है, तो उसमें किसका नुकसान, किसका फायदा, वो सारी बातें देखनी होती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो कहती है कि जब आप प्रेम से भरे हुए फैसले करते हैं, जब आप दूसरों की सेवा पे चलते हैं, तो हर फैसले में सिर्फ प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, डिवाइन मतलब वो अलौकिक प्रेम। उसके बाद वो कहती है कि इस किताब का नाम जिंदगी एक के कानून के हिसाब से कैसे जीनी है और क्या चुनाव करना है वो है। और ये जो एक मोड़ ऐसा आता है जहां आप पहली पहला पहले तो आप चुनाव करते हैं कि आपको दूसरों की सेवा किस तरह से करनी है। और वही यहाँ पर ये इस किताब का जो टाइटल है वो बता रहा है।
और ये टाइटल सिर्फ इतना ही नहीं कहता कि चुनाव, ये कहता है कि आप जो चुनाव कर रहे हैं किसकी सेवा की तरफ कर रहे हैं। अगर आप दूसरों की सेवा की तरफ कर रहे हैं और जब आप ये पहली बार ये फैसला करते हैं कि मुझे तो दूसरों के लिए ज़िंदगी जीनी है या दूसरों की सेवा करनी है, तो आप सिर्फ दूसरों की सेवा का रास्ता ही नहीं चुन रहे, आप ये चुन रहे हो कि आपको अपनी पूरी जिंदगी यहाँ इस धरती पर जो आप बिताने वाले हो वो कैसे जीनी है, कि आपको जिंदगी के हर मोड़ पे हर कदम पे क्या करना है जिससे दूसरों की सेवा हो, दूसरों की मदद हो। और ये जब आप चुनते हो, जो पहला चुनाव करते हो, जिसे आध्यात्म के रास्ते पर चलने वाले क्रिश्चियनिटी में बैप्टिज्म कहते हैं, चर्च में ये लोग, तो इस ये चुनाव करने से या बैप्टिज्म करने से आप अपनी पूरी जिंदगी को दूसरों की सेवा में समर्पित करते हो ताकि आप जिंदगी को सही रास्ते पर ले जा सको। और इसके लिए मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर काफ़ी सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं, काफ़ी सारे चुनाव करने पड़ते हैं। और जब आप ये चुनाव करते हो तो अक्सर कई बार दिल में ये ख्याल आएगा कि दूसरों की सेवा तो ठीक है, वो तो मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन ये फलाने चुनाव में मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं? मुझे क्या ठीक लगता है? मेरे दिल को क्या ठीक लगता है या मेरे लिए आरामदायक क्या है? मुझे इससे क्या फ़ायदा होता है? और इस तरह के जब सवाल आपके दिमाग में आते हैं नैतिक तौर पर, तब आपके लिए जो सही सवाल है जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि क्या मेरे लिए ऐसा करना, क्या ये सही है? और हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो इस सवाल का जवाब जब आप ढूंढते हैं अपने मन में, तो आपको सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है या जो कार्य है उसके बारे में नहीं सोचना है, आपको पूरे पिक्चर के बारे में सोचना है, पूरी सिचुएशन के बारे में, पूरे अनुभव और जो हालात हैं सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कहते हैं ना, कोर्ट में जज कहता है सभी क्या कहते हैं उसको, प्रूफ को क्या कहते हैं, सभी प्रूफ को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि ब्ला ब्ला ब्ला। तो जैसे वो सबूतों को मद्देनजर रखते हुए या सभी गवाहों की के बयान को मद्देनजर रखते हुए, तो वो तो हुए भौतिक जिंदगी में बाहर की चीज, लेकिन यहाँ पर जब आंतरिक चलता है तो यहाँ पर भी आपको ही जज बनना है, आपको ही दोनों तरफ के वकील बनना है और आपको ही सबूत बनना है, आपको ही सारे फैसले करने हैं कि मुझे जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मैं फैसला करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए क्यों सही है। दूसरों की सेवा की तरफ है तो वो दूसरों को कहीं किसी एक का फायदा करने करते हुए, हवा बहुत ज्यादा है, किसी और का नुकसान तो नहीं हो रहा या किसी को दुख तो नहीं हो रहा। ये सारी चीजें या जो हालात हैं इसको संभालने के बजाय कहीं आने वाले समय में कोई हालात बिगड़ तो नहीं रहे हैं, तो बिगर पिक्चर देखना है, पूरी सारी बातों को बहुत सोच समझ के दिमाग में रखते हुए आपको चलना है। और अगर रा ने कहा है कि 49% आपका है तो 49% आपका है, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आखिरकार इस दुनिया में जिंदगी भी तो जीनी है, आपको अपना परिवार भी देखना है, अपना पैसा भी देखना है, अपना आराम भी देखना है, सब कुछ देखना है। लेकिन अगर उससे किसी और का नुकसान होता हो और आप सेल्फिश हो रहे हैं, एक होता है सेल्फलेस सर्विस करना, लेकिन अपने जिंदगी को, अपने आप को ध्यान में रखना, अपने आप को जब आप ध्यान में रखते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट भी आती है, सेल्फ एस्टीम भी आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है और उसके अंदर आपके अपने नैतिक मूल्य भी आते हैं।
और एक होता है सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड होना, सिर्फ अपने बारे में सोचना। और जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो वो तो सर्विस टू अदर्स नहीं है। कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। कभी कभी होता है कि दिल कहता है कि नहीं, ये हालांकि देखने में सेल्फिश लग रहा हो, लेकिन इससे इनका ये फायदा होगा, और अगर किसी को हर्ट हो रहा है तो अलग बात है। लेकिन अगर किसी का ईगो हर्ट हो रहा है तो ईगो तो फिर इंसानों में होता ही है। ईगो में पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ये मैंने अच्छा ग्रुप में समझाया था। ग्रुप में समझाया था, टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग इस बारे में बात कर रहे थे। कुछ मैंने पोस्ट डाले थे तो उस पे समझाया था। खैर, तो ईगो में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। जो पॉजिटिव होता है वो आपको अच्छी चीजें करने के लिए प्रेरित करता है, और जो नेगेटिव होता है वो आपको बुरी चीजें करने के लिए प्रेरित करता है। अच्छी चीजें करने के लिए मतलब उससे ना आपका नुकसान है ना किसी और का नुकसान है। नेगेटिव मतलब उससे आपका हो सकता है फायदा हो लेकिन किसी और का नुकसान हो, या किसी और का फायदा हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं उसमें किसी और का नुकसान भी है और आपका भी है लॉन्ग रन में। तो वो कहती है कि जब आप कोई भी फैसला लेते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। और आपकी ज़िंदगी आप जो धरती के ऊपर तय करते हो वो क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, उस गेम बोर्ड को मद्देनजर रखते हुए आपको चाल जो है वो सही चलनी है। कहाँ पे प्यादा चलना है और कहाँ पे वजीर, बहुत ध्यान से चलना है कि आप भी बच जाओ और सामने वाले का भी कोई ना मरे। तो ये जो ओवरव्यू हम लेते हैं सिचुएशन का, ओवरव्यू मतलब बड़े तौर पे हम जब सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जब फैसला करते हैं तो ये इस गेम बोर्ड का एक अहम हिस्सा है। जब आप अपनी पूरी जिंदगी को शुरुआत से लेकर अंत तक बैठ के कभी ऐसे सोचते हैं कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने ये कहा, मैंने ये कहा, इस तरह से जब आप पूरी जिंदगी का, और आम तौर पे इंसान को अच्छी बातें याद नहीं रहती, बुरी बातें सभी याद रहती हैं। उसने मुझे गाली दी थी, उसने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन उसने तुम्हें प्यार भी तो किया था, उसने, तुम बीमार थे तो तुम्हारी सेवा भी तो की थी, ये कितना याद रहता है। तो जब आप अपनी पूरी जिंदगी का मुआयना करने बैठेंगे, कभी कोशिश करना कि अपनी जिंदगी में पीछे जाना, शुरुआत से लेके अब तक सारे अच्छे अच्छे एक दो चार, एक लाइन में कुछ ऐसी बातें लिस्ट बनाना, एक हर रिश्ते को लेकर या अपने आप को लेकर, और आप रियलाइज करोगे कि वो चीजें उन्होंने कैसे आपके स्वभाव को और आपकी जिंदगी को एक रुख दिया है, एक धारणाएं दी हैं। और जब आप अपनी जिंदगी को शुरू से लेके अंत तक, जैसे आप आ, कोई गीत गाते हो या कोई कविता गाते हो, बोलते हो शुरू से लेके अंत तक बड़े प्यार से और उसे समझते हो, तब आपको उसका सार समझ में आएगा। अम, इस जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें होती ना, आज ये करना है, वो करना है, ये रह गया, वो रह गया, कल ये करना है, अरे परसों ये अपॉइंटमेंट है, ओ आज इसको फोन करना था, इसका फोन आया था। ये जो रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये तो हम रोज ही करते हैं। लेकिन इसके अंदर जब हम थोड़ा सा वक्त निकाल के हम अपनी पिछली जिंदगी को देखते हैं कि मैंने ये किया था, क्या ये सही था, मैंने वो किया था, उसमें गलत क्या था, उसमें गलत क्या था, उस सही में भी गलत क्या था, और उस सही गलत में भी सही क्या था। जब इस तरह से अपनी जिंदगी के अपने फैसलों को और अपने हालात को, अपने कर्मों को हम जांचते हैं, परखते हैं खुद अपने आप में बैठ के, तब हमें पता चलता है कि हमारी जिंदगी सही मायने में किस दिशा में जा रही है और वहाँ हमें क्या-क्या बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे कि पा ने समझाया है कि
5 तरह के पेन लेकर बैठो और आपके सारे चक्रों, वो खैर अलग बात है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपने अपने सारे चक्रों के हिसाब से रोज़ जो काम किए, उसमें आपने क्या सही किया, उसमें क्या गलत था, क्या गलत किया, उसमें क्या सही था, कौन-सा कर्म या कौन-सी बात आपके कौन-से चक्र को एक्टिवेट या ब्लॉक कर रहा है, एक्टिवेट या ब्लॉक कर रहा है। तो इस तरह से तो आपको अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ समझ में आने लगेगा कि हम लोग कॉन्शियसली बहुत सारी चॉइसेस कर सकते हैं कि नहीं नहीं मुझे तो दूसरों की सेवा करनी है। सबकॉन्शियसली, अवचेतन मन, अनकॉन्शियसली, बेहोश मन, उससे हम कौन से फैसले करते हैं और क्या करते हैं। जैसे हम खाना खाते हैं तो मुंह में अंधेरे में भी थाली में हाथ जाएगा और निवाला बराबर मुंह में जाएगा और उसे चबाएंगे। यह है अनकॉन्शियस। सबकॉन्शियस, आपको इस बात के ऊपर स्कूल में टीचर ने पनिश किया था। यही बात आज आप 20 साल बाद ऑफिस में करने से 2 बार डरोगे कि मुझे डांट ना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस मन कह रहा है ना 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 ना, बचपन में टीचर ने डांटा था तुमने जब झूठ बोला था। अब यहाँ झूठ बोलोगे और पकड़े जाओगे तो फिर तो नौकरी जाएगी। डर, क्या अच्छा या बुरा दोनों चीजें होती हैं। तो ऐसा करने से आपको प्यार मिलेगा, सराहेंगे आपको, तो आप वो बार बार करना चाहोगे। वो सबकॉन्शियस मन, अवचेतन मन। और अनकॉन्शियस बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका दिल अनकॉन्शियसली धड़कता है, आपके हाथ अनकॉन्शियसली चलते हैं काम करते हुए, आपको पता है कैसे करना है, अनकॉन्शियस है। आप नींद में भी कर लोगे, ब्रश करना है आपको पता है कैसे करना है, अनकॉन्शियसली भी कर लोगे, आपको पता भी नहीं होगा, आप फोन पे बातें कर रहे हो करते करते या बुक पढ़ रहे हो करते करते, सब कुछ हो जाएगा और आप अगले दिन सोचोगे अरे मैंने ब्रश किया था क्या कल, याद ही नहीं है, अनकॉन्शियस। तो ये चीजें जो हैं आपके रोजमर्रा की जिंदगी में, ये चीजें आपका बहुत सारा समय लेती हैं, लेकिन जब आप उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के अपनी उन जरूरी फैसलों, कर्मों, बातों को सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी जिंदगी में आपको क्या चेंजेस लाने हैं, क्या बदलाव लाने की जरूरत है आपके मन, वचन, कर्म, हर चीज में। और उसके बाद आप ये कर सकते हो कि अपने लिए नैतिक तरह से एक रूल बुक, एक डिसिप्लिन्ड एग्जिस्टेंस के हिसाब से तय कर सकते हो, नहीं नहीं मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा ही करना है, सोच समझ के ऐसा करना है। तो अगली बार जब वो समय आएगा तो आप पहले की तरह बिहेव करने, थोड़ा सांस लोगे, रुकोगे और फिर अपने फैसले को याद करते हुए उस हिसाब से थोड़ा सा बदलाव लाओगे अपने व्यवहार में, प्रेम से जुड़ा हुआ। और वो एक मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जो अपने आप नॉर्थ की तरफ घूम जाता है और अपने आप बताता है कि ईस्ट कहाँ है, वेस्ट कहाँ है। इसी तरह से ये जब आप रूल बुक सेट कर लोगे अपने लिए, तो वो आपको आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में और उधेड़ बुन में से आपको सही रास्ता दिखाता रहेगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार करोगे, धीरे धीरे वो आदत बन जाएगा। आज ही मैंने एक पोस्ट देखा कि परदादा ने दादा को बहुत कंट्रोल में रखा। अब दादा को तो वही आता है कि मेरे बाप ने तो मुझे ऐसे ही पाला। दादा ने बाप को कंट्रोल में रखा, उनको यही आता था। बाप को भी यही आता था, उन्होंने हमें कंट्रोल में रखा। अब ये हमारा चुनाव है कि हम अपने बच्चों पर कंट्रोल करें या उन्हें समझाएं या उन्हें प्यार करें, उनको सराहें। कभी कभी अनकॉन्शियसली आप उस तरह से बिहेव कर देते हैं, लेकिन ये जो पैटर्न चला आ रहा है इसको ब्रेक करना ये हमारे हाथ में है, ताकि वो नेगेटिविटी जो है आगे हमारे आने वाली जनरेशन में ना फैले। और जब आप उस पैटर्न को ब्रेक ब्रेक करते हो तो आगे वाली जनरेशन अपने आप सुधर जाती है, क्योंकि आपके बिहेवियर ने आपके, भले आपने देर से सीखा, मैंने बहुत सारी चीजें देर से सीखी, लेकिन सीखा तो सही और उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई तो किया, अपनाया तो सही, उस रास्ते पर चले तो सही। देर आए दुरुस्त आए, कहीं तो शुरुआत हुई।
आगे वो कहती है कि मैं जब छोटी थी तो मुझे मेरा जीसस क्राइस्ट के साथ जो रिश्ता था, मैं बहुत अ, सौभाग्यशाली थी कि मेरा उनके साथ एक बहुत ही प्यारा और अलग सा रिश्ता था। वो मेरे लिए कोई ऐसे भगवान नहीं थे जो कि मतलब हाँ कोई कहानी से निकले हुए, लेकिन वो मेरे लिए जैसे जंगल के अंदर परियां होती हैं, नोम्स होते हैं, मैजिकल फॉरेस्ट होता है, इस तरह जहाँ मैं जाके बहुत खुश होती थी, जहाँ मैं अपने मन में जाके बचपन से जब मैं बहुत छोटी थी, तब से जब मैं अपने मन के अंदर जाके जब मैं उनसे बातें कर सकती थी, जब मैं समझती थी कि वो मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, तो वो जगह मेरे मन में, मेरे अंदर मुझे बड़ी प्यारी लगती थी, बहुत सुकून मिलता था। वो था मेरे लिए मेरा घर, और वो मेरे लिए जादू की दुनिया थी, बचपन से। और इसलिए मेरा ईश्वर से, अब वो क्रिश्चियन थी तो वो जीसस क्राइस्ट कह रही है, ऐसा बहुत लोगों के लिए अपने अपने धर्म के हिसाब से हो सकता है, हालांकि धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि धर्म ने ही दुनिया भर के विभाजन किए हैं, लेकिन उसका बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब है कि मेरा जो रचयिता है, जो क्रिएटर है, उसके साथ मुझे एक अपनापन महसूस होता था। और उसने, जीसस ने, वो कहती है कि मेरे इस, अब मेरी सपनों की दुनिया में मुझे कभी जीसस ने कुछ नकारा नहीं, मुझसे कुछ गलत कहा नहीं, या मुझसे कभी कुछ कहा ही नहीं। वो सिर्फ मेरे पास बैठते थे, मेरा हाथ पकड़ के, मैं उनकी आंखों में देखती थी, और मुझे वहां सिर्फ प्रेम नजर आता था, और सिर्फ एक गोल्डन कलर की लाइट, सिर्फ वो था। और मुझे सुन के ही मुझे इतना अच्छा लग रहा है। वो कोई भी हो सकता है, और जीसस क्यों नहीं, वो भी तो असेंडेड मास्टर थे, वो भी तो रा की तरह, और मोहम्मद की तरह, और कृष्ण की तरह, और शिव की तरह इस धरती पर लोगों को सही रास्ता दिखाने आए थे। सुन के एकदम बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि बस वो आते थे, मैं अपने समय में जब बैठती थी, मेरा हाथ पकड़ के मेरे पास बैठते थे, और मेरी आंखों में देखते रहते थे, और उनकी आंखों में मुझे सिर्फ प्यार नजर आता था। मेरा मन भर रहा है बोलते बोलते, सोच के भी कितनी सुंदर, कितना ही सुंदर वो एहसास होगा जब आपका ईश्वर आपके सामने, आपकी आंखों में देख के आपसे कुछ ना कहे, बस आपको खूब सारा प्यार दे। वो वो आगे कहती है, चर्च में मुझे बहुत सारी बातें पता चली इस आदमी के बारे में, जिसने बहुत ज़्यादा लंबे समय पहले नहीं, मतलब थोड़े ही समय पहले ये सब बातें जो हैं ईश्वर के बारे में और बहुत सारी बातें समझाई थी। और वो कहती है कि उनका जो संदेशा था वो बिल्कुल वही था जो कॉन्फ़ेडरेशन का मैसेज है हम सबको, कि सभी से प्रेम करो और सभी को माफ करो, सिर्फ प्रेम करो और माफ करो। तो आम, वो कहती है कि मैं हमेशा शुरू से आम, उसकी बात मानना चाहती थी, उसके कहे हुए दिखाए हुए रास्ते पर चलना चाहती थी। एक्सक्यूज मी। और वो कहती है कि उसकी वजह से मेरे लिए दूसरों की सेवा करना हमेशा बहुत सुखदायक था, मुझे बहुत खुशी होती थी, और मेरे लिए ये मेरा सौभाग्य लगता था मुझे। जब मैं बहुत छोटी थी, टॉडलर मतलब जो घुटनों पर बच्चे चल रहे होते हैं, तब भी मैं इस बारे में बहुत सीरियस थी, और मैं हमेशा सही फैसले करने के बारे में सोचा करती थी। मैं हमेशा अ, ऊपर उठना चाहती थी, ऊंची सड़क पर चलना चाहती थी, बेहतर रास्तों पर चलना चाहती थी। और जैसे-जैसे मैं अपना चुनाव करती रही और करती गई ज़िंदगी में, और सही रास्ते पर, मतलब दूसरों की सेवा के रास्ते पर, सही और गलत तो कुछ होता नहीं, पर दूसरों की सेवा के रास्ते पर चलती रही, मेरी ज़िंदगी इतनी
मीठी और इतनी गहरी होती गई। अ, बहुत ही ज़्यादा गहराई थी और इतनी मिठास थी मेरी ज़िंदगी में। और वो पहले दिन से लेकर और हर दिन, हर रोज़ जो खुशी महसूस होती है, अ, वो इस बात का सबूत है कि मेरा ये चुनाव मेरे लिए कितना सही रहा। और ये मेरी ज़िंदगी की खुशहाल और समृद्ध भरपूर जो ज़िंदगी मैंने जी है या मुझे मिली है, उसकी कुंजी थी, उसकी चाबी थी। उसके बाद वो कहती है, लेकिन मैं जानती हूँ कि इसके अंदर भी एक इंसान की कमज़ोरी होती है। और वो कमज़ोरी ये है, कमज़ोरी का मतलब है कि मेरे ऐसा कहने में, मुझे पता है कि यहाँ पर मैं ये जो कुछ भी कह रही हूँ, जो आप लोगों को बता रही हूँ, ये मेरा अपना चुनाव था। ये मेरी खुशी थी, मेरी मर्ज़ी थी कि मैंने दूसरों की सेवा का रास्ता अपनाया। और मैं किसी भी तरह से आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये रास्ता चुनो, क्योंकि आपकी अपनी फ्री विल है और हो सकता है आपको ये रास्ता सही ना लगे। और अ, मैं आप जो भी चुनाव करते हो, मैं उसके रास्ते में नहीं आने वाली। अम, ये आपका आप मतलब टोटली पूरी तरह से ये आपकी मर्जी है कि आप क्या चुनते हो। और मेरा काम सिर्फ ये है कि कॉन्फ़ेडरेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके रूल्स हैं, वो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने ऐसा कहा है और उन उसमें उन्होंने क्या रास्ता बताया है और उस रास्ते पर चलने के लिए उन्होंने क्या 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 बताया है। और आप जब ये चुनाव करते हो, चाहे किसी तरफ भी करो, जब जिस दिन आपने ये चुनाव कर लिया, चुनाव करने का फायदा ये है कि जब आप चुनाव करते हो तो आप अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो। आप एक फैसला करते हो कि मुझे फलाने रास्ते पर चलना है। और उस रास्ते पर चलते हुए रोज आप जिस तरह के फैसले करते हो, उसमें आपकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की ही होनी है। शुरुआत में चाहे ना हो, शुरुआत में शायद आपके थोड़ी मुश्किलें आए, लेकिन धीरे धीरे आप देखोगे, अ, लेक धीरे धीरे आप देखोगे कि आपको सफलता मिल रही है। सफलता दूसरों की सेवा करने में, और सही रास्ते मतलब जो भी इस रास्ता आपने चुना है, उस रास्ते में सही फैसले करने में। अम, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो भी रास्ता चुनो, उस रास्ते पे चुनने का मज़ा जो है, वो आपको अच्छा लगने लगे, आपको समझ में आने लगे, आपको खुशी दे। और इस चुनाव के साथ जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो कि अच्छा, पहले मैं ऐसे करती थी, दूसरों के सेवा के रास्ते पर चलते हुए क्यों ना इस चीज़ को मैं ऐसा करके देखूं, या कुछ ऐसा करके देखूं, करके देखते हैं क्या होता है। इस तरह से जब आप करो तो आपको मज़ा आने लगे। तो वो जो मज़ा होता है, वो उसका अपना ही मज़ा होता है। वो क्योंकि आपने फैसला किया, देयर इज़ नोबडी टू ब्लेम। आप किसी को उसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। किसी ने आपके ऊपर ज़ोर नहीं डाला। और फिर आपको वो अच्छा लगा, कुछ तो उसको उसमें आपको अच्छा लगा, तभी आपने वो फैसला किया। और कुछ तो उसमें सही लगा, तभी आपने वो फैसला किया। और धीरे-धीरे, जैसे अगर आपको करेला नहीं पसंद है, मसलन, लेकिन आपको पता है कि वो हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा है, तो आप पहली बार टेस्ट करोगे, आपको थोड़ा कड़वा लगेगा। फिर आप उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे, अच्छा ऐसे बना के देखते हैं, अच्छा वैसे बना के देखते हैं, तो उसको आपको वो और दिन ब दिन अच्छा लगने लगेगा और टेस्ट पड़ जाएगा। आई स्वेयर टू गॉड, अभी परसों अ, किसी ने मुझे करेले की सब्जी बना के दी, रस्से वाली, और उसमें थोड़ी सी मिठास थी, शायद गुड़ डाला था। इतनी स्वाद लगी कि दुनिया में ऐसी कोई सब्जी नहीं हो सकती। और मैं कसम से बता ही नहीं सकती थी कि करेला होगा। ये तो उसने मुझे बताया करेला है, मैं हैरान हो गई, इतना मीठा। तो इसी तरह से धीरे धीरे आपका टेस्ट बनता है। और आप
का आपको मज़ा आने लगता है। तो 30 मिनट हो रहे हैं और मैं सोचती हूँ कि इसे अभी यहाँ बंद कर दूँ क्योंकि मेरी क्लास है अब। और आपको ये बता दूँ कि चिंतामणि स्टोन्स पहले मैंने 100 ऑर्डर किए थे, वो सारे लग गए। अब 100 और ऑर्डर किए हैं, वो भी आने वाले हैं, जबकि उसमें 70 की तो ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है, पेमेंट भी आ चुकी है। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे आज और अभी मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर। और उसके अलावा राखियां भी बहुत कम बच गई हैं। अगर किसी को क्रिस्टल की 7 चक्रा वाली या दूसरी राखियां चाहिए, मेरे ख्याल से 7 चक्रा वाली ही बची हैं, एडजस्टेबल धागे वाली, मतलब उसको आप, वो ब्रेसलेट की तरह ही हैं, धागे के ब्रेसलेट की तरह। तो वो बची हुई हैं और मेरे 7-8 बची होंगी, ज़्यादा नहीं है। और बाकी तो सब गया। और उसके अलावा एक चीज़ और बोलने वाली थी, क्या बोलने वाली थी? हाँ, अगस्त में मेरा एंजल हीलिंग का कोर्स 15 अगस्त को होने वाला है। 8, 9, 10 को हम लोग चक्रा कोर्स करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने साइन अप किया है वो तो उनके साथ डिसाइड हो चुका है। टाइम मेरे ख्याल से 12 से 4 का है। तो वो 3 दिन तक चलेगा क्योंकि थोड़ा लंबा है। उसके बारे में डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं या मेरे इंस्टा पेज पे जा सकते हैं, उसमें नीचे कहीं आपको डिटेल्स मिल जाएंगे। एंजल कोर्सेज भी एक्चुअली 3 हैं, पर ये वाला एक जनरलाइज्ड कोर्स है जिसमें हीलिंग सिखाई जाएगी। टैरो कोर्स अगर किसी को सीखना है तो मैं इस महीने कर सकती हूँ। 8 दिन का कोर्स होगा, रोज 3-4 घंटे लगेंगे। और न्यूमरोलॉजी कोर्स अगस्त में अगर शुरू कर सकी तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं सितंबर में शुरू करूंगी या अगस्त के लास्ट वीक में शुरू करूंगी। तो न्यूमरोलॉजी का कोर्स नेक्स्ट बैच भी रेडी है। अ, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी फॉर डिटेल्स, आप मेरे वेबसाइट पे जा सकते हैं। मीनवाइल मिलते हैं कल। इतने दिन मैं थोड़ी सी बिजी रही इन सब कामों में, तो लिविंग द लॉ ऑफ वन थोड़ा सा पीछे छूट गया, एंड आई एम सॉरी अबाउट दैट। आई विल ट्राई एंड मेक अप फॉर इट। थैंक यू सो मच, गुड बाय।